तो प्यारे बच्चों आइए बेटा स्टार्ट करते हैं 24 फरवरी सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, एसएचएम का क्वेश्चन है। कह रहे हैं वीएक्स ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा बनेगा एसएचएम में। बेटा डेफिनेटली एलएफसी होगा। बेटा x होता है a sin ओमेगा t प्लस 5। प्लीज मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। x होता है प्यारे बच्चों a sin ओमेगा t प्लस 5, है ना। तो v क्या निकल के आएगा बोल दो यार, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। अरे हाँ ना तो बोल दो भाई लोग। बिल्कुल सही बात है। एक्सेलरेशन क्या आएगा प्यारे बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t प्लस 5, है ना। ये एक्सेलरेशन आएगा प्यारे बच्चों। अब बेटा अगर मेरे से कहा जाएगा x और v में ग्राफ है तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर मतलब दूंगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बना देगा, करेक्ट है। और अगर कोई मेरे से कहेगा va में ग्राफ है तो भी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बन करूंगा तो v बाय a ओमेगा का स्क्वायर और a अपॉन ओमेगा स्क्वायर a का होल स्क्वायर ये भी बना देगा। क्या दो आ गया। और इसको मैं लिख सकता हूं अगर बेटा कोई पूछेगा तो फेज डिफरेंस क्या पाई बाय 2 और लीड कौन कर रहा है वेलोसिटी। क्या दो आ गया a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस 5 प्लस पाई बाय 2 sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है। बात मालूम है आप लोगों को या नहीं मालूम है। अरे हाँ ना बोल दो। और इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा sin पाई प्लस थीटा। तो v x से पाई बाय 2 आगे है, a v से पाई बाय 2 आगे। क्या दो आगे। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस पाई बाय 2, इन दोनों पाई बाय 2, इन दोनों में पाई। क्या दो आगे भाई। हाँ ना बोले। तो बेटा पंपा बताओ इन दोनों में कौन लीड करे, x या a। ये इससे पाई बाय 2 आगे, ये इससे पाई बाय 2 आगे, तो इन दोनों में कौन आ गया फेज में, a आ गया। आपको ऐसा लग रहा है बेटा हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे sin ओमेगा t प्लस 5 प्लस 5 पाई का बेटा पाई में जब होता है तो हम ये नहीं कहते कौन सा आगे कौन सा पीछे। क्या तो आगे समझ में, पाई से आगे को कोई मतलब ही नहीं बना ना यार। हाँ ना बोलो यार। बेटा एक इधर है, हमेशा ना बेटा ये होता है ना, देखो एक पार्टिकल यहाँ पे एसएचएम कर रहा है, यहाँ पे एसएचएम कर रहा है, इनमें कुछ फेज डिफरेंस है। जो करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन कर रहे हैं उसमें कुछ एंगल है ना। अब बेटा जब पाई एंगल हो गया, आप समझ रहे ना, हमेशा एंगल बेटा पाई से कम वाला बताता है। ये 2 पाई बाय 3 है तो ये नहीं बोलेंगे 4 पाई बाय 3 भी हो सकता है फेज डिफरेंस। अरे हाँ ना बोलो यार, फेज डिफरेंस हमेशा पाई से कम वाला बताता है ना। वो जैसे आप उसमें बोलते हो ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉम्प्लेक्स नंबर में कि जो आर्गुमेंट होता है उसकी जो रेंज होती है माइनस पाई से पाई है। हाँ ना बोले। चलो अब काम की बात करें। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ खड़े हैं, बीच में प्रोटॉन कह रहे हैं ऑसिलेट कर रहा है, बहुत मजेदार। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, बीचों बीच में एक प्रोटॉन है, बीचों बीच में एक प्रोटॉन। इसको x ऊपर उठाया, इसको x ऊपर उठाया, where x is very small, where x is very small, और ये एसएचएम कर रहा है। हालांकि बेटा मैंने आपको पढ़ाया तो नहीं है ये टॉपिक, लेकिन अगर जब ये टॉपिक पढ़ाया जाता तो ये क्वेश्चन छूट जाए ऐसा पॉसिबल है। ये मतलब ये कोई भी किताब उठा लो, आपको जब मतलब आप ये जैसे ही कूलॉम्स लॉ खत्म होता है उसके बाद जो कुछ इलस्ट्रेशंस आते हैं उसमें ये इलस्ट्रेशन बिल्कुल पक्का होता है। 2 इलस्ट्रेशन आते हैं टाइम पीरियड पे, एक ये वाला होता है, दूसरा भी आ जाता है। अब बेटा k e स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब बेटा अगर ये d है, ये d है, यहां से लेके यहां तक का d है, ये 2d था, तो dx ये अंडर रूट d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो k q1 q2 बाय r स्क्वायर बनेगा d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ये तो समझ नहीं सकते हो, f दोनों तरफ से फोर्स आएगा। अब बताओ f cos थीटा जुड़ जाएंगे, f sin थीटा उड़ जाएंगे। बोलो है कि नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो मेरे दोस्तों यार, f cos थीटा जुड़ जाएंगे, f sin थीटा उड़ जाएंगे, तो 2f cos थीटा, और cos थीटा क्या है x अपॉन अंडर रूट d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और कह रहे हैं फॉर वेरी स्मॉल x प्रूव कर रहे हैं एसएचएम में। हाँ जब x बहुत छोटा था x स्क्वायर तो बेटा खत्म हो जाएगा, तो 2k e स्क्वायर। अब k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर आपका मन करे तो पुट कर लो, नहीं करे तो मत करो। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, फोर्स इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा निकालो 2 पाई बाय t के बराबर कर डालो। बोलो आया। यस सर। नरेंद्र मौर्य समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी। तो बेटा यहां से अच्छा हमसे तो यहां पे टाइम पीरियड पूछेंगे, ओमेगा ही पूछे सर, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछिए। यस सर। ठीक। हाँ बेटा ये अगला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक आता है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टिक थ्योरी ऑफ एक्शन। इसके साथ एक और क्वेश्चन आपको बताया था। बेटा क्वेश्चन क्या होता है बेटा, जो एक कॉमन होता है, अगर आपके पेपर में इसी पे बेस्ड अगर क्वेश्चन बनाने का उनका मूड बन गया है ना, जो कि मतलब एनटीए की खासियत दिखती जा रही है, एक ही टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो फिर क्वेश्चन क्या हो सकता है, कहते हैं कैपिटल क्यू बीच में प्लस क्यू, ये भी प्लस, ये फिक्स है, ये क्या है, इसको वही बीच का डिस्टेंस थोड़ी, इसको हल्का सा एक्स इधर किया, प्रूव करो एसएचएम करेगा।
अब बेटा इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा d माइनस एक्स क्या हो जाएगा, और इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा d प्लस एक्स। अरे खाना को बोलो यार, पक्का समझ में आ गया? तो बेटा मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, इसमें फोर्स क्या आएगा, इससे क्या आएगा रिपल्शन आएगा, और इससे क्या है, इससे भी रिपल्शन आएगा, पर इससे कम हो जाएगा, क्योंकि जब बीच में तो बराबर था, जिसकी तरफ जाएगा उससे फोर्स बढ़ जाएगा, जिसकी तरफ जाएगा उससे फोर्स क्या तो आ गया यार, खाना तो बोलो भाई हो गया। तो बेटा क्या आ जाएगा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या बन जाएगा k q अपॉन d माइनस x का स्क्वायर माइनस k q अपॉन d प्लस x का स्क्वायर। अरे हाँ ना बोले, अरे हाँ ना बोले, इससे ज्यादा है इससे कम है, क्योंकि इससे डिस्टेंस जिससे बढ़ गया डिस्टेंस उससे कम हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या है कि q 4dx नहीं है a plus b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर 4ab, और नीचे आएगा d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, और x स्क्वायर की झंड हो जाएगी, x स्क्वायर की रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, रिस्टोरिंग फोर्स ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा निकालो 2π/t के बराबर। बहुत ही आसान, बहुत ही। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि फिफ्थ वाले में कह रहे हैं भाई बताओ ये लॉजिक गेट किसके इक्विवेलेंट है, ये लॉजिक गेट किसके इक्विवेलेंट है, दिख रहा है? हाँ आप देखिए बहुत ध्यान से, ये लॉजिक गेट किसके इक्विवेलेंट है ये कहा गया है। देखो बेटा अब ये इक्विवेलेंट तो बेटा हमको ये पता है, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं ट्रुथ टेबल किसके बराबर आएगी, ट्रुथ टेबल किसके साथ सेम आ जाएगी, ट्रुथ टेबल किसके साथ। अब बेटा ट्रुथ टेबल किसके साथ सेम आ जाएगी, तो बेटा अब गरीब लोग है ना, मतलब जैसे मतलब अगर आप इन जनरल मतलब सॉल्यूशन उठाएंगे तो आपको ये मिलेगा, पूरी चारों की पांचों की ट्रुथ टेबल बना देंगे, देख लें किसके साथ मैच कर रही है। ऐसे नहीं, पूरी ट्रुथ टेबल सबसे पहले आप खाली 0 0 के लिए 0 0 के लिए किसके साथ सही बैठ जा रहा है ना। और मैं आपको बताऊं बेटा, अगर आपका पेपर एनटीए बना रहा है तो बेटा वो इतना तो ध्यान रखे, बच्चा पूरी ट्रुथ टेबल बनाए, 5 की ट्रुथ टेबल बनाए फिर चेक करे। बच्चा सबसे पहले पता कौन सा चेक करेगा, 0 0 ही चेक करेगा। और मैं आपको सच कह रहा हूं बेटा, इसी पे आंसर बन जाना चाहिए, है ना। मतलब मैं पास रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं, हालांकि इसका आंसर तुम्हें मालूम। अब देखो और गेट है, कैसा गेट है, ये A है और इसमें नॉट और फिर ये B। अब बेटा मेरी बात सुन लो, ये तो टर्मिनल है। अब देखो यहाँ पे अगर 0 0 इनपुट दिए तो यहाँ तो 0 जा रहा है, पर यहाँ बन जा रहा है। अब बेटा 0 1 से क्या और में क्या होता है, ये 1 हो या ये 1 हो तो 1 आएगा। अब उसके आगे है नॉट, उसके आगे क्या है नॉट, फिर क्या आएगा 0। बोलो आगे। अब पहला वाला ऑप्शन ये क्या है, NAND गेट है। मैं एंड और नॉट बना देता हूँ, चलेगा यार ऐसे या नहीं चलेगा? एंड में क्या होता है, जब ये भी 1 होगा एंड ये भी 1 होगा, ये भी 1 हो एंड ये भी 1 हो तब 1 आता है। कई बार याद आ गई। अब 0 0 0 पे 0 है तो यहाँ पे 0 पे नॉट मिल के 1 हो जाएगा। 0 1 का क्या आएगा, 0 आएगा नॉट से 1 हो जाएगा। तो क्या ये हो सकता है इक्विवेलेंट? तो अगर मेरे को ट्रुथ टेबल बनानी भी है कंप्लीट तो मैं इसकी थोड़ी ना बनाऊंगा भाई, इसका तो 0 0 मैच नहीं कर रहा। अगला उल्टा है, उसी का उल्टा है। अरे इसी लॉजिक गेट को ऐसे उल्टा कर दो तो अलग थोड़ी ना हो जाएगा, 0 1 पे आंसर तो वही आएगा, नहीं आएगा। इसी को B वाला देखो 1 और 2 तो हो ही नहीं सकते थे भाई साहब, क्योंकि 1 को आपने खाली ऐसे उल्टा कर दिया तो 2 बन गए। नहीं समझे मेरी बात? ऐसा थोड़ी ना कि अगर आपने सर्किट को ऐसे कर दिया तो सिचुएशन बदल जाएगी, कुछ अलग गेट बन जाएगा। जब ये इसका इक्विवेलेंट नहीं है तो जब नॉट ऊपर आ जाए तो कैसे हो जाएगा भाई, इसको ऐसे घुमा दिए तो क्या अलग बन जाएगा सर्किट? इतना सोच सकते हो, नहीं सोच सकते हो? तो 1 2 तो हो ही नहीं सकते भाई, 1 ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि तो सेम है। गलती हो गई मेरे से यार, मेरे को 1 2 को पहले देखते ही बोलना चाहिए था, इनमें तो चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि 1 ऑप्शन करेक्ट है ना। अगर 1 सही हो तो 2 को सही होना ही पड़ेगा। नहीं आया समझ में? अब बेटा बात है C और D की। ये नॉर गेट है, अगर ये दोनों 0 0 है तो और तो 0 ही देगा, लेकिन नॉट क्या कर देगा 1। अब अगर इसमें 1 आ गया, थर्ड में भी 1 आ गया तो उसके साथ मैच नहीं करा तो फोर्थ वाला ही सही होगा, चेक भी करने की जरूरत नहीं। पर अगर आपका मन करो नहीं हम तो गुड लोग हैं, हम लोग तो आप चेक कर लो फिर। और 0 पे 1 आएगा, 0 पे 0 आएगा, 0 0 का 0। वेरी गुड, इसमें यार खत्म हो गई बात। छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई × 10 बाई। कैसी बात कर रहे हैं तो मालूम
लेंथ रखी 1.0 मीटर हैविंग अ मिनिमम डिवीजन ऑफ 1 mm। बेटा लेंथ को हमने मेजर की मीटर स्केल से 1 मीटर मेजर किया है और जो उसका मिनिमम डिवीजन लीस्ट काउंट वही हम एरर कर सकते हैं 1 मिलीमीटर की लेंथ में एरर है, ठीक है। अब 1.95 हमने मेजर किया टाइम पीरियड स्टॉपवॉच से जिसमें 0.01 लीस्ट काउंट है तो 0.01 की एरर हो सकती है। परसेंटेज एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ द t equal to 2 pi into L by g। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूं आपको ये क्वेश्चन आएगा। अब वो यंग्स मॉडुलस में आए या वो टाइम पीरियड वाले में है। एक ये वैरायटी होती है बेटा जिसमें मतलब जो सबसे ज्यादा अगर आईआईटी में पूछी गई वैरायटी परसेंटेज एरर पे, या तो वो डायरेक्टली x की पावर है y की बार भी जनरल करके भी पूछ चुके हैं, वो टाइम पीरियड में कम से कम 3-4 बार पूछ चुके हैं, और यंग्स मॉडुलस में कम से कम 8 से 10 बार पूछ चुके हैं परसेंटेज एरर इन यंग्स मॉडुलस। तो आप ये समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, और हर साल आता है बेटा इसका क्वेश्चन। परसेंटेज एरर निकालनी है एडवांस में, मेंस में तो हो सकता है इसमें अगले में नहीं है, एडवांस में तो आना ही आना। जी क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर, कह दो आगे। अब परसेंटेज एरर इन जी क्या आएगी, याद आ गई बात, परसेंटेज एरर इन जी is 1 टाइम परसेंटेज एरर जो पावर होती है, कई बात याद आ गई, 1 into परसेंटेज एरर इन L, अब मैं खाली परसेंटेज लिख रहा हूं, प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन T, क्या तो आगे। अब परसेंटेज एरर लेंथ क्या होगी बेटा, 0.1 की एरर है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर तो 10 की पावर -3, और एक्चुअल लेंथ क्या है 1 into 100। कैसा डेरिवेशन याद है आपको, लॉग डिफरेंशिएट करना होता था, ये याद दिलाऊं, याद दिलाऊं नहीं ना है बेटा। ये अगर नहीं आता तो बेटा मैं आपको सीरियसली कर रहा हूं, तो बहुत ध्यान सीख लीजिए, अपने दोस्त से मदद ले लीजिए, अब आप इसको क्लियर कर लीजिए। अगर ये अगली बार पेपर में आता और अगर आप नहीं कर पाते तो बेटा बहुत बड़ी पाप की बात है। और मेंस में तो आपको ऐसा मिल जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर है, मास परसेंटेज एरर 1 है, स्पीड परसेंटेज एरर 2 है, बताओ काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज एरर कितनी कर लोगे। 2 टाइम्स परसेंटेज एरर टी, टी में एरर कितनी हो सकती है बेटा, लीस्ट काउंट 0.01 है और 1.95 टाइम पीरियड है इनटू 100, तो ये 100 इनटू 0.0 तो कट गया 2 बाय 1.95 अप्रोक्सीमेटली 1 ही आ गया, और ये कितना आ गया 10 की पावर -1 हो गया, 0.1 हो गया, तो 1.1 आ रहा है। अगर मैं 2/1.195 को 1 मान लूं, मैं जानता हूं ये 1 से ज्यादा ही है, मैं जानता हूं ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1.1 से थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन 1.13, अब 1.3 तो नहीं पहुंच सकता, अरे क्या तो आ गया यार, ये 1.2 कैसे हो जाएगा, ये इसका ये से 20% थोड़ी ना ज्यादा है। अगर परसेंटेज में बात करूं तो 195 से 200 कितना परसेंट ज्यादा है, 2.5%। 195 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 195 से 200 कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 मतलब 2.5% अप्रोक्सीमेट। अरे क्या तो आ गया 200 में 5, समझ में आ गया, 100 में 200, तो बेटा एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या है 1.025, ठीक है, सही है, समझ में आ गई बात या नहीं आ गई, मतलब इसकी जो वैल्यू है बेटा बहुत। और अगर आपको लगे नहीं ये तो प्रदीप सर ऐसे कर रहे हैं, हम पेपर में कैसे, हमको थोड़ा दिमाग में पड़ेगा, तो आपके दिमाग में कैसे पड़ेगा, आप बहुत आराम से ना 2/1.95 अगर आपको कैलकुलेट करना है ना, तो आप ऐसे करना 2/2 माइनस 0.05, फिर 2 कॉमन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करना, फिर उसके बाद आप ऐसे लेना 2, और फिर 2 यहां बाहर कॉमन आ जाएगा, 2/2 तो 1 हो गया, और 1 माइनस 0.05 की पावर 1 माइनस 0.05 की अपॉन 2, अरे तो नीचे था ऊपर लेके, अरे कोई बात नहीं, अच्छा जान के लेके आए, 1 प्लस x की पावर है 1 प्लस nx, 1 पॉइंट ये 025 है, तो 1 पॉइंट मतलब 1 प्लस x की पावर 1 प्लस nx, तो 1.025 है, कोई कह रहा उल्टा बहुत छोटा, अरे 1.025 ही आ गया, और हम कैसे कह रहे थे समझ में आया था 200/195, 195 से 5 ज्यादा है, तो 100 से 100 में 2.5 ज्यादा, 100 में कितना ज्यादा है, तो 2.5% ज्यादा है, मतलब ऊपर वाला नीचे वाले का अगर मान लो कोई कह दे कि 10% ज्यादा, 1.1 टाइम्स होगा,
20% ज्यादा तो 1.2 टाइम्स होता है। 120/100 20 ज्यादा है ना तो 1.2 आ रहा है। अब ये 2.5% ज्यादा है तो 1.2 1 + 2.5/100 आ जाएगा 1.025। अब देखो यार मतलब कहने का मतलब मुद्दे की बात है कि यार ये कहाँ ऐसे थोड़ा ना करेंगे यार 2/1.95 अप्रोक्सीमेटली बनी है यार। चलो आगे। हाँ अगर मान लो कि ऐसे ऑप्शन होते मतलब बहुत ही पास के ऑप्शन मिल जाते है ना 1.1 भी होता है एक ऑप्शन, एक 1.13 भी होता फिर तो आपको तो भी आप 1.13 बोलते क्योंकि बेटा 1.1 तो हम निकाल रहे हैं मान के, ये तो छोटा मान लिया मैंने डिनोमिनेटर को बड़ा मान लिया, वैल्यू कम मान रहा हूं। अरे कह दो आगे यार, मेरे को कैलकुलेशन पे थोड़ी ना पीएचडी करानी है आपको, मैंने नहीं कर रखी। पीएन जंक्शन डायोड कैन बी used to function as transistor simply by connecting two diodes back to back। ऐसा नहीं होता बेटा पीएन जंक्शन ऐसे नहीं बनता कि एक पी लेके एक एन लेके चल फेविकोल से चिपका देते हैं। एक ही सेमीकंडक्टर में आधे साइड ट्राइवेलेंट डोपिंग डालते हैं है ना और एक साइड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तो एक पी बन जाता है और एक एन बन जाता है। ऐसे नहीं चिपका नहीं सकते, हाँ ना बोले। और दूसरी बात बेटा बेस ना बहुत थिन होता है, अगर आपको खाली फोटो ही याद हो ना पीएन जंक्शन तो ऐसा होता है, लेकिन पीएनपी या एनपीएन जो होता है ना बेटा वो तो ऐसा होता है, पतला सा बनाते हैं बेस और थिन बहुत, उसमें डोपिंग बहुत कम होती है ताकि इधर से जो अगर मान लो एनपीएन है तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 2 से 5% ही खाली मतलब उसको होल्स को न्यूट्रलाइज करें, बाकी आगे भागें है ना। इधर जो करंट आता है अप्रोक्सीमेटली 98% आ जाता है जो एमिटर से निकलता है और कलेक्टर में पहुंचता है 98%, अगर हल्का फुल्का याद आ रहा हो। लेकिन मैं आपको बस मुद्दे की बात ये पीएन जंक्शन डायोड 2 लेके आओ और अगर आप ये सोच रहे हो ये बन गया 3 और यहां से इसको काट के फेंक दो तो ये ऐसे नहीं होता बेटा। एनपीएन ऐसे नहीं बनते या पीएनपी ऐसे नहीं बनते, एक ही सेमीकंडक्टर पे अलग-अलग डोपिंग करी जाती है, अलग-अलग इंप्योरिटी डाली जाती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, प्लीज स्टेटमेंट 2 मैं पढ़ूंगा नहीं। वैसे इन दी स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट, हां ये बात बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट फॉल्स है तो स्टेटमेंट ट्रू है। हालांकि ट्रांजिस्टर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैं समझ सकता हूं, इसको भी पढ़ा देंगे ना, मतलब पेपर में जाने तक आपको आ जाएगा, चिंता ना करें है ना। अभी पहले एक बार डायोड वाला पोर्शन बिल्कुल पक्के से तैयार हो जाए, उसके बाद आपको ये भी क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th छूट गए। अरे ऑन द बेसिस अच्छा 3rd 4th छूट गए, कोई बात। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द गैस एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज़ its molecule continuously lose their energy till it reaches wall। कैसी बात कर रहे हो भाई, इसलिए प्रेशर लगाता है भाई, वो जाके सिर मारता खोपड़ा मारता जाके है ना, आत्महत्या करना चाह रहा है इसलिए जाके बेटा वहां पर क्या होता है, वहां जाके टकराता है, उसकी वजह से फोर्स आता है। बिकॉज़ दे सफर चेंज इन मोमेंटम व्हेन इंपिंज ऑन द वॉल। हां जब वो मतलब टकराते हैं, मोमेंटम में चेंज का मतलब ही फोर्स होता है, मोमेंटम में चेंज का मतलब ही फोर्स। अरे कह दो आगे यार, ये ऐसा कोई बच्चा जो इसको टिक ना कर पाए, आप नहीं कर पाए बेटा, ये क्वेश्चन तो बहुत ही बेकार है। अच्छा चलो सही करके इस क्वेश्चन, ईमानदार बेटा ये क्वेश्चन सबको सही करना चाहिए। अरे यार फोर्स क्यों है, जाके टकराएंगे ना, टकराएंगे मोमेंटम चेंज होगा, मतलब उन पे फोर्स लगा तो उन्होंने भी फोर्स लगाया। और अट्रैक्टेड बाय द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये तो मैं प्रदीप सर ने कभी बताया, प्रदीप सर को स्टेटमेंट लिखवाई थी, मॉलिक्यूल्स डू नॉट अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर एज वेल एज ऑन वॉल्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। याद आ रही बात? यस सर। कंटीन्यूअसली स्टिक टू द वॉल, अबे चिपकते कहां हैं जाके, इलास्टिक कोलिजन होता है। Soft ferromagnetic material is placed in external magnetic field, the magnetic domains। बेटा मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन अंदर आपको हल्का सा याद हो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब इसमें अंदर आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, कुछ आप जो भी क्वांटिटी लगाते हो उससे 800 to 1000 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब वो बहुत ज्यादा खुद का मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। उसमें होता क्या है कि ना, मतलब फेरो और पैरा में फर्क क्या होता है, अगर केमिस्ट्री के लेवल पे जाके बोलो तो फेरो और पैरा में क्या होता है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उनका जो एटॉमिक लेवल पे जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं वो बहुत वीक है, वो एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकती हैं। पर फेरोमैग्नेटिक में एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है एटम का वो ज्यादा होता है, तो जब कुछ मैग्नेटाइज होते हैं वो दूसरे को धकेल के मैग्नेटाइज करते हैं, वो जो खुद मैग्नेटाइज होते हैं
तो दूसरे को धकेल के भी मैग्नेटाइज कर देते हैं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, कुछ ऐसा ग्राफ होता था, ये होता था जो आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो आपने अप्लाई किया, H एक क्वांटिटी होती है बेटा, यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं, एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना, कितना उसमें मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो गया, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट कितना डेवलप हो गया पर यूनिट वॉल्यूम। थोड़ा सा बताया बेटा। देखो सबसे पहली बात बेटा, जब हम बार मैग्नेट बनाते हैं तो हम बनाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। किससे बनाते हैं? जब हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाती है। बेटा तीन तरीके के मटेरियल हैं जो हमारे कोर्स में पैरा डाया फेरो, है ना। ये फेरी एंटी फेरी जो होता है, ये सब केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, मेरे डिपार्टमेंट में पैरा डाया फेरो है ना। अब बेटा पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल हैं जिसमें एटॉमिक लेवल पे एटम का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसमें जिस मॉलिक्यूल या एटम से बना है मटेरियल उसका खुद का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है। डाया का कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, डाया का कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं। जो पैरा का एटम होगा, डाया और फेरो, इनका एटॉमिक लेवल पे जो एटम होगा ना या मॉलिक्यूल, जो भी मतलब एटम या मॉलिक्यूल जिससे मिलके पूरा ये क्रिस्टल बन रखा है ना, एटम या मॉलिक्यूल जिससे भी बनके बना है, तो पैरा जो होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ होगा, मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो होगा एटम का या मॉलिक्यूल का, लेकिन डाया का जीरो होता है और इसका भी नॉन जीरो होता है, इसका थोड़ा ज्यादा होता है, इसका थोड़ा कम। ठीक है, तो ये पैरा डाया फेरो की कहानी है। अब देखो बेटा, जब हम मैग्नेट बनाने की कोशिश करते हैं, बेटा साफ कपड़ा देना तो, जब हम मैग्नेट बनाने की कोशिश करते, थोड़ी सी बात सुन लो ध्यान से, अगली बार जब फिर से पैरा डाया फेरो पे क्वेश्चन आएगा तो आप 100% कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे, मैं पूरी बात आपको बता दूं। मैंने बार मैग्नेट तो आपको पूरा पढ़ा ही रखा था, खाली पैरा डाया फेरो ही बाकी है, बड़े छोटे से मैं बता दूं। अब देखो होता क्या है ना, हमने एक बात पता है क्या देखी, जब हमने बार मैग्नेट बनाने की कोशिश करी, इन जनरल जो प्रोसेस होता है ना बार मैग्नेट बनाने का, है ना, बिल्कुल गरीब लेवल पे जब आप बहुत छोटे बच्चे थे तो आपको बताया था सिंगल टच मेथड और डबल टच मेथड, है ना। एक मैग्नेट को लेके ही आप एक पिन के ऊपर चलाते थे, ऐसे ऐसे करके ना मैग्नेट के ऊपर उसको चलाते थे, तो मतलब होता क्या था, जो इधर उधर मतलब भटके होते थे, किसी के मैग्नेटिक मोमेंट, मेरी नाक के डायरेक्शन मेरा मैग्नेटिक मोमेंट है, तो कोई एटम ऐसे खड़ा है, कोई ऐसे खड़ा है, कोई ऐसे खड़ा है, कोई ऐसे खड़ा है, सबका मिलके क्या है जीरो। नेट मैग्नेटिक मोमेंट मटेरियल का क्या है जीरो। क्या समझ में आ गई कंडीशन? क्या कोई ऐसे खड़ा है लेकिन कोई ऐसे भी खड़ा है, तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट आपस में कटा हुआ, उनका मैग्नेटिक मोमेंट आपस में। तो जब हम मैग्नेट को ऐसे ऐसे चलाते हैं, या एक मैग्नेट खाली उसके पास में एक मैग्नेट रख दो, पिन रख दो सीधी, और उसके पास में मैग्नेट रख दो, तो थोड़ी देर में क्या होगा, जो इधर खड़ा होगा उस पे टॉर्क आएगा, वो इधर को घूमेगा, है ना, और घूम के, क्योंकि जब ऐसे यहां तक पहुंचेगा तो ऐसा नहीं कि यहां के रुक जाएगा, घूम के कुछ पहले तो थोड़ा सा ऑसिलेट करेगा और फिर ऑसिलेट कर करके एनर्जी लूज करके फिर यहां पे रुक जाएगा ऐसे, और जब रुकेगा तो वो दूसरे वाले को भी मैग्नेटाइज साथ में करना चाहेगा। अगर फेरो होगा तो, पैरा की तो औकात नहीं, पैरा की तो औकात, तो पैरा बहुत थोड़ा सा मैग्नेटाइज होता है, फेरो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज, तो ये फीबली मैग्नेटाइज होता है। इसका मैग्नेटाइजेशन जो होता है, मैग्नेटाइजेशन बहुत फीबली मैग्नेटाइज होता है, मतलब बहुत थोड़ा सा मैग्नेटाइज होता है। मतलब मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं समझ पा रहे? बहुत थोड़ा सा, मतलब वेरी स्मॉल मैग्नेटाइजेशन, वेरी स्मॉल मैग्नेटाइजेशन, मतलब जो इसका मैग्नेटाइजेशन तो बहुत छोटा होता है, मतलब पैरा का जो अभी पहला लिखा हूं इधर, तो वेरी स्मॉल मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो जो मैग्नेटाइजेशन होता है बेटा पैरा में, वो बहुत थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन, तो कैसा मैग्नेटाइजेशन होता है? बहुत थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन होता है। मतलब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं 100, तो अंदर पता है कितनी हो जाती है मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड? 100.05 मैक्सिमम, 5% से भी कम रहता है मैग्नेटाइजेशन। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड वो खुद से, एक होती है मैग्नेटिक फील्ड जो आपने एक्सटर्नली लगाई, एक होती जो उसके अंदर प्रोड्यूस होती, एक होती जो उसके अंदर, तो उसके अंदर जो प्रोड्यूस होती खुद के कारण ना, बस वो 5%, 1% से 5% ऐसे आते, ज्यादातर तो ऐसी होती 1%, 2%।
तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होते इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और वेरी स्मॉल मैग्नेटाइजेशन इन डायरेक्शन ऑफ बी एक्सटर्नल। क्या दो आगे, क्योंकि बेटा इसमें क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें क्या है मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं एटॉमिक लेवल पे, एटॉमिक मैग्नेट्स हैं, तो उन पे टॉर्क लगेगा। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर को लगाई तो जो इधर को खड़ा है वो इधर को हो जाएगा। पहले क्या थे पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, पहले क्या थे, पहले ऐसे था ऐसे था ऐसे था, कोई ऐसे था कोई ऐसे था कोई ऐसे था, और नेट क्या था, जीरो था। अब थोड़े से घूम गए। और बेटा अगर टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो और भी कम मैग्नेटाइजेशन। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो कम हो जाएगा। पता है क्यों बेटा, मैग्नेटाइजेशन होता है, बेटा मेरी बात सुनो, आप लोग ना हुड़दंग कर रहे हो है ना, और हम बिल्कुल चिल मूड में है ना। जब आप हल्ला हल्ला करें, जब मैं प्रदीप सर समझाना चाहते भाई शांत हो जाए, ऐसा काम ना करो, मन नहीं मान रहे है ना। और अगर यही है फिर कमांडर सब आ जाते हैं और जोर से बोलते तो सबके साथ उस टाइम तुरंत शांत है ना। या अगर हम तुरंत रौद्र रूप धारण कर लेते तो आप शांत हो जाते हैं तुरंत से, एक आध कंटाप मार देते तो फिर तुरंत आप शांत हो जाते। मतलब हमको अपना मतलब जो फोर्स था आपको बढ़ाना पड़ेगा, जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है ना बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा। और ये जो टेम्परेचर है ना, ये बता रहा है रेंडमनेस, कितनी ज्यादा रेंडमनेस है। तो बेटा अगर रेंडमनेस ज्यादा है, मैंने क्या बोला था, एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड एट वेरी लो प्रेशर रियल गैस टेंड्स टू बिहेव आइडियली, क्योंकि जो फोर्स है वो उसका इफेक्ट ही कुछ नहीं रहेगा। टेम्परेचर तो रेंडम मोशन बहुत ज्यादा है, वो एक अलाइन करने वाला आ रहा है लेकिन उसमें अलाइन होना ही नहीं भाई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, रेंडम बहुत ज्यादा, तो उस टाइम रेंडमाइजेशन बहुत ज्यादा, रेंडमाइजेशन बहुत ज्यादा। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो मैग्नेटाइजेशन ऑटोमेटिकली कम है। किसी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने का तरीका यही है कि उसको खूब ज्यादा गर्म करो, रख दो उसको तवे के ऊपर, गैस जला ना, आग भी लगानी पड़ेगी है ना, और आग तो लगा ही देते हैं नहीं तो सुरेंद्र बेटा तो बेटा ये मैंने आपको समझाया। अब देखो होता क्या है इन जनरल बेटा, जब मैग्नेटाइज करना चाहते हैं ना तो मैग्नेटाइज करने का जो मतलब प्रैक्टिकल तरीका वो ये होता है, एक सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड के अंदर हम एक बार को, आयरन बार को रख देते हैं और वही बन जाता है बार, क्या बन जाता है, बार मैग्नेट। क्या बन जाता है, बार मैग्नेट बन जाता है। तो बेटा एक बार ना मैंने बार मैग्नेट को ना पास में जाके देखा तो उसने मेरे को बोला हाय, मैंने उसको आगे से बोला हाय, तो बार मैग्नेट ने मेरे को कहानी सुनाई है ना। मैं आपको बताता हूँ क्या कहानी सुनाई। मैंने उससे पहले तो सवाल किया, मैंने कहा बार मैग्नेट ये तुमसे जो फील्ड लाइन सारी बिल्कुल सोलेनॉइड की तरह है। कहती हाँ सर, आओ अंदर आओ, हम तुम्हें कहानी तो ये है बार, ये क्या है, तो कहती सर देखो इस तरफ से अगर आप हमको देखोगे ना तो आपको क्या दिख रहा है, कुछ नहीं। कहती ध्यान से देखो, मैंने देखा, मैंने कहा एटम्स है, क्या थे, मैंने कहा एटम्स, कहती सच में दिख रहा है, मैंने कहा हाँ दिख नहीं रहते मेरे को, मैंने कहा हाँ। कहती आपको पता है एटॉमिक लेवल, मैंने कहा ये एटॉमिक मैग्नेट्स है, मैं फिजिक्स टीचर। कहती यस आई नो। तो उसने बताया, तो उसने कहा ध्यान से देखो मेरे को, ये एटॉमिक मैग्नेट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर करंट बना रहा है ना, ये खूब सारे करंट है, ऐसे खूब सारे करंट है, ऐसे खूब सारे करंट है, ऐसे खूब सारे छोटे छोटे करंट है, और सरफेस वाले करंट किसी से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, पर अंदर और भी होंगे जिससे अंदर वाले सारे करंट कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे करंट नीचे जा रहा है, यहाँ पे ऊपर आ रहा है, सारे करंट कैंसिल हो जाएंगे, खाली सरफेस पे करंट आ जाएगा, जैसे सोलेनॉइड में आता है। जैसे किसमें आता है, तो बिल्कुल वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी जैसे सोलेनॉइड की आती है, जैसे सोलेनॉइड की फील्ड लाइन होती है बिल्कुल वैसी आ रही थी। क्यों, क्योंकि करंट भी बेटा जैसे सोलेनॉइड में सरफेस को, तो इसमें भी कहां आ रहा था, सरफेस पे, इसमें भी कहां आ रहा था। क्या समझ में आ गया? मेरे को बहुत सारी फोटो बनानी पड़ेगी, समझ गया, अंदर वाले कट जाएंगे, तो सरफेस पे करंट आ गया, मैं समझ गया। मैं फिर जब ये मेरे को दिखाई दी, जब ये सोलेनॉइड जैसे, अब मैंने इससे कहा तुम लोग कैसे समझते हो कि मतलब कौन सा मटेरियल ज्यादा मैग्नेटाइज हो गया है ना, कितना मैग्नेटाइजेशन हो, तुम लोग आपस में कैसे बात करते हो? जैसे मतलब हम लोग तो ये देखते हैं ना कि भाई बच्चा अच्छा पढ़ने में, मतलब हम नंबर देख लेते हैं उसके मेन पैटर्न टेस्ट में और एडवांस पैटर्न टेस्ट में। मेन पैटर्न टेस्ट में ज्यादा ही नंबर आ रहा है, एडवांस में कम आ रहे हैं, इसका मतलब रट्टू तो होता है कम बखत है ना। और अगर एडवांस पैटर्न में भी ज्यादा आ रही है, मेन से ज्यादा तो मतलब रट भी लेता है और होशियार भी। तो मैंने कहा हम तो इस तरीके देते हैं, हमारा ये जजमेंट होता है।
और नीट में कोई नंबर ज्यादा ले तो इसको मतलब होशियार होने नहीं, पर मेहनती है। तो अब मेरे को मैंने क्या था, मैंने कहा तुम लोगों में कैसे देखते हैं? कहते हमारे में ना देखते हैं कि कौन ज्यादा होशियार है। मैंने कहा होशियार मतलब, कहते मतलब किसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हो। तो मैंने कहा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा आ गया तो ही मैग्नेटाइजेशन। मैंने कहा पर यूनिट वॉल्यूम जो, मैंने कहा मैग्नेटिक मोमेंट क्यों नहीं? कहते भाई जो इतना बड़ा होगा उसमें मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा ही होगा। अब इतने से कॉपर से इतने बड़े आप आयरन को अगर कंपेयर करोगे तो कहोगे आयरन जीत गया, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम कितना मैग्नेटिक मोमेंट आया उससे आप अंदाजा लगाओ कि किसमें मैग्नेटाइजेशन ज्यादा। मैं समझा ऐसा करना बेटा, एक बार अनुज लांबा के बाल पकड़ लिया, बस पकड़ने खींचने नहीं, हाथ दोबारा से पकड़ो, रोना मत बेटा प्लीज, रोना मत। हेलो आशीष, तुमको खाली पैरों को हाथ। अब देखो बेटा प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से। बेटा प्राची पुत्र पीपी बेटा है क्या ना यहाँ पे? तो सोलेनॉइड, जो सोलेनॉइड का हालत है, जो सोलेनॉइड की हालत है वही बार मैग्नेट की हालत है। क्या ये बात सही है या गलत है? क्या ये बात सही है या गलत है? तो सोलेनॉइड से मैंने पूछा बताओ मैं मतलब मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बता दो। कहते क्यों जानना चाहते हो? मैंने कहा क्योंकि बार मैग्नेट से मैंने बात करी। कहता मैं सोलेनॉइड की तरह मैं ये जानना चाहता हूं मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बताता क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसने मेरे को बताया, सोलेनॉइड के पास में गया मैं। सोलेनॉइड के पास क्यों गया मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पूछने? क्योंकि बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में दोनों में सरफेस पे ही करंट होता है। बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में दोनों में सरफेस पे ही करंट होता है। अरे कह दो आ गया भाई। आगे बेटा निशांत, तुम परेशान लग रहे हो टेबल के साथ। हाँ बेटा मेरी बात समझना। अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है बेटा? I into A तो होता है एक टर्न का, और टर्न्स क्या होंगे? NL, क्योंकि वन लेंथ में n टर्न्स होते हैं, L लेंथ में NL। पर यूनिट वॉल्यूम AN। तो ये क्या है? I into N आ रहा है। अच्छा, जो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो उसमें IN की वैल्यू दे रहा है। म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसके कारण उसके अंदर फील्ड का पता लगेगा। कह दो आगे, हाँ ना बोलो यार। तो उसने मेरे को क्या बताया, कौन सा मटेरियल होशियार और कौन सा कमजोर है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कैसे दिखते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम से दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? और मैंने बार मैग्नेट को जब ध्यान से देखा, घूरा उसको, तो क्या समझ में आया मेरे को कि उसके भी सरफेस पे करंट है जैसे सोलेनॉइड में होता है। और सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है बेटा I into A एक टर्म्स हो गया, L लेंथ में NL टर्म्स हो। कितने टर्म्स होंगे? NL टर्म्स हो। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, ये आ गया IN। अब ये आ गया बेटा मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो आ रहा है IN आ रहा है, जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कितना मैग्नेटाइज हो गया। तो अगर कोई कहता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I है, तो जो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी खुद के कारण I मतलब अंदर खुद के कारण, मतलब उसके खुद के मैग्नेटाइजेशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो जो आएगी बेटा वो म्यू नॉट इनटू कैपिटल I आएगी, क्योंकि कैपिटल I मेरे को IN का अंदाजा देता है। अरे कह दो आ गया। देखो अगर आप नहीं समझ पाओगे ना बिल्कुल चिंता नहीं करना, क्वेश्चन तब भी बनेगा। ये तो मैं अभी समझाने की बात है, मेरे को सब तरीके आते हैं, रटवा भी सकता हूं। बेटा प्यारे बच्चे मेरी बात सुनो ध्यान से। बेटा मैं आपको क्या बता रहा हूं, बेटा आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हम तुमको चांटा भी मार सकते हैं। बेटा कौन सा मटेरियल जो है ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, कौन सा कम मैग्नेटाइज होगा, किससे पता लगेगा? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना डेवलप होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना ज्यादा है। कह दो आगे समझ में। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या था? मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम। और बेटा इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे, बहुत ज्यादा फरवरी मार्च अटेम्प्ट में जो इसके क्वेश्चन है बहुत ज्यादा है। ध्यान सुन लो इस टॉपिक। बार मैग्नेट मैंने आपको पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, अर्थ मैग्नेटिज्म बताया, उसमें कुछ खास है भी बता दूंगा जब एक क्वेश्चन आएगा तब। तो ये आ गया बेटा मैग्नेटिक मोमेंट I into A, एक पर टर्न का मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। टर्न्स कितने होंगे? NL होंगे। और ये मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम IN का अंदाजा देता है। सरफेस पे जो करंट है
उसका अंदाजा मिल रहा है आई इंटू एन का, और म्यू नॉट आई एन उसके कारण उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी। सोलेनॉइड के कारण, सोलेनॉइड के खुद के करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई एन। और आई एन क्या बता रहा है, आई एन कहां से आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम से। और जो सोलेनॉइड पे करंट है जैसा उसके सरफेस पे वैसा ही बार मैग्नेट पे भी करंट होता है। तो बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ इट्स उसके सरफेस का करंट या बिकॉज ऑफ इट्स खुद का मैग्नेटाइजेशन, बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसके खुद के मैग्नेटाइजेशन के कारण वो क्या है, म्यू नॉट इनटू कैपिटल, खुद के कारण। ये इनर मैग्नेटिक फील्ड है, इनर। एक एक्सटर्नल लगा, एक इनर, ये डेवलप हो, म्यू नॉट इनटू कैपिटल है, म्यू नॉट इनटू आई क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आई क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आई क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आई क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और आई से क्या अंदाजा आता है, कौन कितना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। अगर इसकी बात करनी है तो मेरे को क्या कंपेयर करने पड़ेंगे, उनके आई कंपेयर करने पड़ेंगे। क्या कंपेयर करने पड़ेंगे, कि उसी मैग्नेटिक फील्ड में रख के इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसका ज्यादा हो। क्या कह दो, आगे समझो, यस सर। नहीं है समझो। और अब देखो बेटा, ये मैंने एक बार मैग्नेट को रखा है और इसको मैंने मैग्नेटाइज होने के लिए सोलेनॉइड में रखा। किस में रखा है, सोलेनॉइड में। किस में रखा है, चल कह दो, आ गया। अब मैंने सोलेनॉइड के अंदर रखा है इसको मैग्नेटाइज होने के लिए। तो एक मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, और एक उसके खुद के अंदर उसके खुद के कारण प्रोड्यूस हुई। तो सबसे पहली बात, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपने लगाई प्लस इनर मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हो, कह दो आगे, उसके खुद के कारण खुद। तो ये तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, तो इसमें जो इनर मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आएगी, और उससे बहुत कम आएगी, और उससे बहुत कम मैग्नेटाइज। और डायामैग्नेटिक में क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो है। तो अगर आप इसके पास में मैग्नेट को लेके आए तो क्या होगा, मैग्नेट को लेके आओगे तो ये क्या कहेगा, मेरे अंदर फ्लक्स जीरो था, मेरे अंदर फ्लक्स जीरो था। ये कौन बुड़बक आ रहा है, तो ये अपन लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहुत थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन है। लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग जब आप लेके आओगे फ्लक्स बढ़ाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो, और ये भी फीबली मैग्नेटाइज होगा सेम, बहुत स्मॉल मैग्नेटाइजेशन होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, बहुत स्मॉल मैग्नेटाइजेशन। और मैं अगर आपको कहूं ना, ये जो डायामैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है ये तो पैरा के पास भी है और ये फेरो के पास भी है। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन आना तो दोनों में ही हो रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन आना तो दोनों में ही हो रहा होगा प्यारे बच्चों। लेकिन इसमें नेग्लिजिबल है, क्योंकि उसमें वो जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं बेटा, उन पे टॉर्क लगेगा तो वो अलाइन तो होंगे ही होंगे। तो उसमें जो ये वाला इफेक्ट है टॉर्क के कारण मैग्नेटाइज होने वाला, वो डायामैग्नेटिज्म से सुपरसीड कर जा रहा है। डायामैग्नेटिज्म है, एक प्रॉपर्टी है डायामैग्नेटिज्म, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना। तो बेटा जब इसके पास में मैग्नेट लेके आओगे तो अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज होगा, इसलिए रिपेल करेगा। तो अगर इसके पास में आप मैग्नेट लेके आओगे, इस डायामैग्नेटिक मटेरियल के पास में अगर आप मैग्नेट लेके आओगे, डायामैग्नेटिक मटेरियल है, इसके पास में अगर आप मैग्नेट को लेके आओगे तो बेटा ये क्या होगा, ये रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। जबकि पैरा क्या करेगा, पैरा के पास में मैग्नेट लेके आओगे तो क्या करेगा, क्योंकि वो मैग्नेटाइज हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, ये पैरा मैग्नेटिक मटेरियल है तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा, स्मॉल अट्रैक्शन या क्या बोलना चाहिए, लेस अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो आएगा पर लेस। लेस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा लेस हमेशा किसी के कंपैरिजन में होगा, लेस या ज्यादा। तो बेटा क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन। कैसा अट्रैक्शन आ जाएगा, बहुत स्ट्रांग आ जाएगा। तो बेटा जो मैग्नेटाइज होते हैं वो पैरा और फेरो होते हैं, जो मैग्नेटाइज होते हैं वो पैरा और फेरो होते हैं, जो मैग्नेटाइज होते हैं वो पैरा और फेरो होते हैं। और बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है एटॉमिक लेवल पे वो नॉन जीरो होता है, और ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। कैसे मैग्नेटाइज होते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को लेके आने। जब मैग्नेट को लेके आओगे स्ट्रांग अट्रैक्शन, स्ट्रांगली अट्रैक्ट है।
जब आप मैग्नेट को लेके आओगे मटेरियल के पास, फेरो वाले के पास, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, कैसा अट्रैक्शन आएगा? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। अब फेरो में और पैरा में फर्क क्या है? इसमें जो एटॉमिक मैग्नेट है ऐसे रेंडम है, लेकिन फेरो में क्या है? फेरो में ना कुछ डोमेन्स होती हैं जिसमें सारे के सारे एक डायरेक्शन, क्योंकि ये मैग्नेटाइज है, उन्होंने अपने पड़ोसी को मैग्नेटाइज कर, इस तरीके से डोमेन बनी होती है काफी सारी। क्या बनी होती है? डोमेन्स होती है कि कुछ एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज है, कुछ एक अपोजिट, कुछ एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज है। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अगर मान लो दो डोमेन जब अलाइन हुई एक डायरेक्शन, तो बाकी को अलाइन करने लगती है, बाकी को अलाइन करने, बाकी को अलाइन। तो बेटा अब मेरी बात सुने ध्यान से, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो मैग्नेटाइज करने के लिए, आपने एक आयरन बार डाला है सोलेनॉइड के अंदर, आपने उसको सोलेनॉइड के अंदर डाला, आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई। खड़े हो बेटा, तपन तपन के मुक्का मार दे बेटा प्लीज। तुमको मुक्के की डेफिनेशन भी नहीं पता, मुट्ठी बांध के मारा जाता है। हाँ, तो प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से। हेलो राजकुमार राव, ऐसा है बेटा देखो कि ना कि जब हमने मैग्नेटाइज करने के लिए रखा एक बार को मैग्नेट के अंदर, तो बेटा मैंने अप्लाई क्या करी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई एन, पर मेरे हाथ में क्या क्वांटिटी है जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं म्यू नॉट को चेंज कर सकता हूँ, आई को या एन को? मैं आई और एन को चेंज कर सकता हूँ। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाई, जो एक्सटर्नल मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, इसको मैग्नेटाइज कर दिया, इसको मैग्नेटाइज करना है, इसको मैग्नेटाइज करना है। इसके लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, इसके लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई एन। पर मेरे हाथ में कौन सा पोर्शन है जिसमें कंट्रोल कर सकता हूं? आई एन। तो इसको हम बोल देते हैं एच। इसको क्या बोल देते हैं? एच। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने लगाई वो हो गई म्यू नॉट इनटू एच। अगर मान लो मैंने इसके बदले मैंने यूज किया मान लो रिंग को, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो म्यू नॉट के अलावा जो पोर्शन है वो एच है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी नाम देते हैं कई बार, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोल देते कई बार, मैग्नेटाइजिंग फील्ड और फोर्स। जो आपके हाथ में जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो उसको हमने नाम दे दिया है एच। क्यों? ऐसे ही वो कुछ प्रोपोर्शनैलिटी डिफाइन करने के लिए, कुछ ना प्रोपोर्शनैलिटी डिफाइन करने के लिए सॉल्व। ध्यान से देखोगे तो H और कैपिटल आई जो है वो एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आई एन, यहाँ क्योंकि प्रैक्टिकली सोलेनॉइड यूज होता है मैग्नेटाइज करने के लिए, और यहाँ पर आई एन बोला, और वहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कौन मटेरियल ज्यादा मैग्नेटाइज होगा उसको किससे देखते हैं? आई से। किससे देखते हैं? कितना मैग्नेटाइजेशन, सॉरी। तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा आई ए, एक टर्न का nn टर्न्स का nn इनटू आई ए अपॉन एल, एल कट जाएगा बेटा, आई एन आ जाएगा। ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और उसके खुद के करंट के कारण, सरफेस के करंट के कारण उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो म्यू नॉट इनटू कैपिटल आई की, क्योंकि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो आई एन का अंदाजा दे रहा है। किसका अंदाजा दे रहा है? यार कह दो आगे। बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, मैं पक्का आपको समझा लूंगा। अब ये मैंने एक बार को रखा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक बार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई किसके कारण से, ये मेरे से पूछ मत लेना आप लोग, वो उसी के कारण से, सोलेनॉइड के कारण से। तो इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, नेट क्या होगा बताओ जरा? बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल कह लो या खुद के कारण कह लो। एक्सटर्नल जो है वो म्यू नॉट एच है
और जो इंटरनल जो प्रोड्यूस हुई म्यू नॉट इनटू कैपिटल आई, म्यू नॉट इनटू कैपिटल आई। और जो नेट आती है ना, जैसे वहां पर हम बोलते थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और किसी मीडियम में क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, या के के बदले एप्सिलॉन आर भी यूज कर लेते थे। तो यहां पर किसी मीडियम में नेट में क्या होती है म्यू नॉट म्यू आर एच। हमने तो म्यू नॉट एच लगाई थी, हो कितनी गई म्यू आर टाइम्स हो गई, हो कितनी गई मैग्नेटिक फील्ड म्यू आर टाइम्स। तो म्यू आर बता रहे कितने टाइम्स हो गई, है ना। अब ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है बेटा, बताओ कब ज्यादा होगा, कब सब एक डायरेक्शन में खड़े हो जाएंगे, सब रैंडम है। मान लो डीजे नाइट चल रही है यहाँ पे ना, तो आप लोग सब लोग आईआईटी में क्वालिफाई हो गए, एडवांस का रिजल्ट था, सेम डे आने लग गया, और उसके बाद आपको यहाँ श्रमदान करने आना था पेपर देने के बाद, लेकिन आपके तुरंत जैसे ही आपने एग्जाम दिया वैसे ही तुरंत रिजल्ट आ गया, ऑनलाइन है, खतरनाक टेक्नोलॉजी आ गई, तुरंत रिजल्ट आने लग गया, आप लोग की सब में एडवांस बढ़िया रैंक आ गई, है ना। तो यहाँ पे मतलब फाइनली डिसाइड हुआ चलो डीजे नाइट करते, पार्टी वार्टी देते बच्चों को। तो अब डीजे नाइट चल रही है, आप लोग सब लोग बढ़िया नाच रहे, है ना, मस्त है। अब आपको शांत कराना है ना। सबसे पहले है ना शांत कराने के लिए अंदर भेजा गया शशिकांत सर, किसको है ना। तो क्या होगा, थोड़े थोड़े आप शांत, मतलब कुछ कुछ उनकी तरफ देखेंगे, है ना, बाकी तो ज्यादातर तो क्या करेंगे नाचते रहे, है ना। उसके बाद फिर क्या किया गया, है ना, शशिकांत सर प्लस गर्ल्स वार्डन जो है रूपाली में, उनको भेजा गया। अब क्या होगा, 3-4 बच्चे और देख लेंगे, लेकिन अभी भी मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या किया, आरडी सर को भी साथ में भेज दिया, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, अपनी बात समझ पा रहे हैं। लेकिन जब कमांडर सर आएंगे और क्या बोलेंगे वही, तो सबके सब तुरंत एक डायरेक्शन रहेगी। तो बेटा इसका मतलब जो आपका एक तरफ को घूमना, ये जो सब रैंडम था सब एक तरफ कब हुआ, जब जो फोर्स है वो ज्यादा, जब वो फोर्स जो है वो ज्यादा हो। क्या आप मेरी बात समझ गए नहीं समझ गए, है ना। तो बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, मैं बस प्यारे बच्चों आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कब ज्यादा होगा, जब ये जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स आपने लगाया जब ये ज्यादा होगा, है ना। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है काई, काई कोई तो पानी में जम जाती है, एक्स को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी नाम होता है। तो क्या नाम होता है, ससेप्टिबिलिटी। चाई को बोल देते हैं कुछ लोग, पता नहीं क्यों बोलते हैं काई, है ना। XH I इक्वल टू XH, ये x का नाम क्या है, ससेप्टिबिलिटी, S से होती है, आगे मेरे को पता नहीं है, एंड में y। SUSCE शायद ससेप्टिबिलिटी, देखो शायद अगर सही बन गई तो सही है, नहीं तो अपने को इससे कोई खास मतलब नहीं। और ये जो ससेप्टिबिलिटी है, मैंने पूछा ससेप्टिबिलिटी के पास में गया, मैंने पूछा तुम कांस्टेंट हो, कहती नहीं सर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ना ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। मैंने कहा ये क्या, कहती क्यूरीज लॉ। क्या कहती, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और मैंने कहा कि ऐसा क्यों होना चाहिए, कह रहे सर अभी तो आपने बताया जब टेंपरेचर ज्यादा होगा तो मैग्नेटाइज कम हो पाएगा, रेडिएशन ज्यादा रहेगा। हाँ, क्योंकि एक्स आई तभी ज्यादा हो, मैग्नेटाइजेशन तभी ज्यादा हो जब एक्स ज्यादा हो। और एक्स सबसे ज्यादा किसका होता है, फेरो। किसका ज्यादा होता है, तो ये क्या है, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। देखो मैं शायद थोड़ा थोड़ा आपको समझा पाया हूं, ज्यादा मेरे को भी नहीं, इतने में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपको, आज का भी आगे के। आई प्रोपोर्शनल टू एच, बेटा जितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स ज्यादा होगा, जितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा वो मैग्नेटाइज होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है। आई प्रोपोर्शनल टू एच, आई इक्वल टू एक्स एच। अरे हाँ ना, तो बोलो यार। यस सर। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, I इक्वल टू XH है ना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तभी ज्यादा होगा जब जितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज्यादा होगी। और X जो है वो बता रहा है ससेप्टिबिलिटी, कितना ज्यादा ससेप्टेबल, मतलब कितना ज्यादा एक्सेप्टेबल है, आप ये कह सकते हैं, हाँ ना बोले। तो ये ससेप्टिबिलिटी आ गई, I इक्वल टू XH, वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, म्यू नॉट
मैं फिर से बता दूं बेटा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई वो क्या है, बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल, है ना। एक्सटर्नल वाली तो म्यू नॉट एच है, इंटरनल वाली क्या होती है, म्यू नॉट इनटू कैपिटल आई, वेयर आई इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और ये होता क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये होता क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आई होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसका नाम है। आइडिया देता है सरफेस पे करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का, I into n का, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स कैपिटल I जो होता है वो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। म्यू नॉट h आपने अप्लाई करी, म्यू नॉट म्यू आर h हो गई, तो यहाँ पे म्यू नॉट म्यू आर h इज इक्वल्स टू म्यू नॉट h प्लस म्यू नॉट I क्या हो जाएगा, काई h। I क्या हो जाएगा, काई h। ये h गया, म्यू नॉट गया, म्यू आर आ जाएगा 1 प्लस x। म्यू आर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 प्लस x, तो म्यू आर आ गया 1 प्लस x। रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है प्यारे बच्चों वो होती है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। अब बेटा म्यू आर की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। म्यू आर की वैल्यू पैरा डाया फेरो के लिए, पैरा के लिए, डाया के लिए, फेरो के लिए, है ना। पैरा के लिए क्या होती है, 1 के बहुत नजदीक, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, स्लाइटली, ये ऐसा कोई साइन होता नहीं, मैंने बना रखा है स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ऐसा कोई साइन होता नहीं कि मैं ऐसा तो पूछे कि हाँ ये एस लिखा है साइन, है ना। और डाया के लिए क्या था, स्लाइटली लेस देन 1, 0.95 टाइप, 0.98, क्योंकि बेटा डाया में तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो गया था, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होनी चाहिए थी। नहीं आया समझ में बेटा, बेसिकली म्यू आर आ रहा है 1 प्लस एक्स, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड पता है क्या आ रही है, म्यू नॉट म्यू आर एच आ रही है। तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, डाया अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा ना, तो बेटा फील्ड कम हो जाएगी, 95-98% रह जाएगी, 0.95-0.98 टाइम्स रह जाएगी। और इसके लिए म्यू आर होता है ग्रेटर देन 1, इसके लिए वैल्यू होती है 800 से 1000 की रेंज में। फेरो के लिए होती है 800 से 1000 की रेंज में। इसमें 1 के बिल्कुल पास होती, 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती वैल्यू, इसके लिए 1 से थोड़ी सी कम होती। अब बात आती है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है बताओ पैरा के लिए, बेटा म्यू आर है 1 प्लस x, अगर म्यू आर 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो x स्लाइटली ग्रेटर देन 0, ससेप्टिबिलिटी जो स्लाइटली ग्रेटर देन 0, यहां पर स्लाइटली लेस देन 1 है। स्मॉल पॉजिटिव, इसमें स्मॉल नेगेटिव, इसको हम ये बोल देते हैं स्मॉल पॉजिटिव, और इसमें वही स्मॉल ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज हो, यहां पे अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज हो, मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई है, 1 से कम आ रही है म्यू आर की वैल्यू, तो ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव आएगी। डाया मैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, डाया मैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी, फेरो मैग्नेटिक के लिए बेटा फिर से वही बात, ससेप्टिबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है, वही 800 से 1000। अब एक कम ही तो करना है खाली, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस x, 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 म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस x। आई क्या मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, आई क्या मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, आई क्या मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, आई क्या मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। लड़की लोग याद मतलब बैठे ना, आई क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, किस चीज का कहा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, आई किसका कहा जाता है, आईएन किसका कहा जाता है, कितना मैग्नेटाइज ज्यादा हो, मैग्नेटिक आईएन का कहा जाता है, किसका, तो म्यू नॉट इनटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या देगा, उसके खुद के कारण, उसके खुद के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, उसके खुद के कारण, और म्यू नॉट एच का होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई करेगी, और म्यू आर टाइम्स हो जाती है किसी मटेरियल में। तो म्यू आर की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, म्यू आर जो होता है बेटा स्लाइटली ग्रेटर देन 1 फॉर पैरामैग्नेटिक, ग्रेटर देन 1 फॉर फेरोमैग्नेटिक, स्लाइटली लेसर देन 1 फॉर डायमैग्नेटिक। ससेप्टिबिलिटी होती है वो स्मॉल पॉजिटिव नंबर होती है फॉर पैरा, बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर होती है फॉर फेरो, स्लाइटली नेगेटिव फॉर डाया। क्या तो आगे समझ में आया है ना। तो बेटा मैंने आपको ना ये पढ़ा दिया पैरा डाया फेरो। अब आखिरी बात, अच्छा पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, ये डिराइव भी करा दी मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताने की कोशिश करी, अब ये तो सब हो ही चुका था। तो कौन सा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल।
कौन सा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है? टेम्परेचर ज्यादा होता है तो मैग्नेटाइजेशन, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो मैग्नेटाइजेशन, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वैलिड फॉर पैरा। फेरो कैसा मैग्नेटाइज होता है? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट को पास में लेके आओ स्ट्रांगली अट्रैक्ट। डाया क्या करता है? फीबली रिपेल करता है, थोड़ा सा रिपल्शन आता है, थोड़ा सा मैग्नेटाइज होता है अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। पैरा क्या होता है? थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन होता है इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या तो आ गया समझ में यार? हां कि ना? क्या ये सब बातें समझ में आ पाई? बिल्कुल आ पाई, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल तुम यार सही चेहरा बनाओ, नहीं समझ में आएगा फिर हमें गोबर के दर्शन क्यों करा रहे भाई? ये सब गोबर जैसा चेहरा बना लेता है ना, उनको ऐसे चेहरा देख के ऐसा लगता है जिसको उसको भी तुरंत यमराज के दर्शन हो। अरे हाँ ना बोले। हाँ तो बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। हेलो मेरे दोस्त तपन, बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। बेटा मैं आपको बताता हूँ, म्यू आर हो गया 1+x। अब एक बात की बात है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और x का मैं ग्राफ बनाने लगा फेरो के लिए। मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स का ग्राफ बनाने लगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए। तो जब मैंने बनाना चालू किया ग्राफ, इनिशियली वो क्या था? डीमैग्नेटाइज था। क्या था? डीमैग्नेटाइज। तो जैसे ही मैंने फील्ड H लगाई तो ये मैग्नेटाइज होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। और ऐसे मैंने कहा I प्रोपोर्शनल टू H नहीं आ रहा है, I प्रोपोर्शनल टू H नहीं आ रहा है। तो मेरे को लगा अच्छा टेम्परेचर चेंज हो गया, I प्रोपोर्शनल, क्योंकि I इक्वल टू XH था। तो तुरंत से ना ससेप्टिबिलिटी अंकल मेरे सामने कहते नहीं, मैं कांस्टेंट नहीं होता हूं, फिर मैं कांस्टेंट थोड़ा सा मैग्नेटाइज हूं, खुद को अपने आप मैग्नेटाइज करने लग जाता है ना। तो कहता मैं कांस्टेंट नहीं हूं। मैंने कहा लेकिन यहाँ पर खुद को मैग्नेटाइज करने की बात नहीं चल रही, तो और मैग्नेटाइज ही नहीं हो रहा है। कह रहे हाँ सैचुरेशन आ गया ना, पूरा मैग्नेटाइज हो गया, सारे एक तरफ खड़े हो गए। अब आप कमांडर सर के बाद कर्नल सर को भी ले तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जब सब एक ही तरफ मुंह करके बच्चे खड़े हैं, डिसिप्लिन हो, तो उससे डिसिप्लिन कैसे होगा? 100% डिसिप्लिन है तो अरे बोलो आया कि नहीं आया? मैंने कहा बात तो सही। तो बेटा आपको ये समझ में आ गया कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का जो ग्राफ आएगा ना बेटा, वो एक लिमिट तक ही ऐसा आएगा। और बेटा मैंने आपको समझा कर दिया कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है दैट इज नॉट कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर फॉर फेरो। तो ससेप्टिबिलिटी किसके लिए कांस्टेंट नहीं होती है एट कांस्टेंट टेंपरेचर फॉर? चलो आगे। भाई सारे मैग्नेटाइज हो गए ना, सैचुरेशन आ गया। अब इससे ज्यादा मैग्नेटाइज कैसे हुए? फिर क्या हुआ? मैंने हल्के हल्के मैंने कहा चलो मजा लेता हूं इसके साथ, मटेरियल के साथ देखता हूं क्या होता है। तो मैंने थोड़ा सा मजा लिया, मैंने ना I को कम किया, मैंने H को कम किया, मैंने करंट को कैलकुलेट 0। पता क्या हुआ? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं हुआ, कुछ वैसे के वैसे, कुछ वैसे के वैसे ही रहे, तो कुछ सीधे के सीधे। मतलब कुछ मैग्नेटाइजेशन रह गया, कुछ मैग्नेटाइजेशन कुछ इधर उधर, कुछ रेंडमाइजेशन आ गया, लेकिन कुछ रह गया। इसको बोलते कितना लेक्चर खत्म हुआ है ना, तो क्या होगा? कुछ तो आप भूल ही जाओगे। अगर आपने कल तक नहीं पढ़ा तो 33% ही याद है। ऐसा मतलब ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं आजकल के कि मतलब बच्चे अगर रिवाइज ना करें है ना तो 33% ही याद। मैंने उनको बताया नहीं, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। तो अब क्या हुआ? देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। चलिए तो मजाक की बात है बेटा, अगर आप रिवाइज नहीं करें तो ये बात सच है कि आपको 33% याद रहता है। ऐसा बिल्कुल मतलब कोई मतलब साइकोलॉजिस्ट है तो मतलब आप लोग थोड़ा सा रिवाइज तुरंत किया करें, रोज कर लिया करें ना रोज। ये बात भी मैं ऐसी कि आपको बार-बार रिवाइज कराता हूं कि आप भूल गए। इसको बोलते हैं कितना रिटेन कर लिया, ये होता है रिटेंटिविटी। क्या होता है ये? रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी। अब मैंने थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगाई तो थोड़ा सा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम होगी, थोड़ा सा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो इस तरफ को थे ना, थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड उधर बुला रहे। मतलब पहले कमांडर सर इधर खड़े थे है ना, और फिर वो चुपके से उधर जा खड़े हुए, तो बच्चे लेकिन इधर ही खड़े थे। थोड़े से बच्चों ने देखे तो उधर मुड़ गए। हाँ ना बोले? अरे हाँ ना बोले? तो अब क्या हुआ? अब हल्के हल्के मतलब फिर उन्होंने आवाज दी, उन्होंने मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाया, तो फिर क्या हुआ? एक टाइम बाद जितने उधर थे उतने रहे। फिर उन्होंने जोर से बोला वॉइस,
फिर क्या हुआ, अब बच्चे तुरंत उधर मुंह करके खड़े हो गए, कह दो आगे। लेकिन एक लिमिट के बाद जब सारे उधर हो गए, अब उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 127 बच्चे 127 से 27 उधर मुंह करके खड़े हैं, तो अब उसके बाद तो और हो ही नहीं सकता ना। तो बेटा इसको बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन आ जाएगा, है ना। इसको हम बोलते हैं कितनी अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ी, है ना, तो उसको डीमैग्नेटाइज करके उसको बोलते हैं कोर्सिविटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। H की वैल्यू ये म्यू नॉट H की वैल्यू नहीं है। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला लगाई है डीमैग्नेटाइज करने, लेट्स से, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू बोल रहा हूं, तो बेटा H की वैल्यू होती है बेटा कोर्सिविटी, H की वैल्यू होती है कोर्सिविटी। कह दो आगे। फिर उसके बाद जब आप अपोजिट डायरेक्शन, फिर आपने H को हल्के हल्के जीरो किया, फिर से वही बात, ये रिटेंटिविटी हो जाएगी, फिर आप अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज कर, फिर से यही ग्राफ बन जाएगा और ये लूप चलता रहेगा। अब बेटा देखो मेरी बात सुनिए, चिड़िया बन के आ गई है आपके सामने, इससे ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। ये ग्राफ है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि कोई मैग्नेटाइज होता है अच्छे से। किसके लिए ग्राफ है? फेरो के। और इस क्वेश्चन का आंसर कैसे मिल रहा है? अगर देखो जब आपने मैग्नेटाइज करना चालू किया, आपने इतना मैग्नेटाइज था, आपने मैग्नेटिक फील्ड इतनी बढ़ाई, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अभी वो कुछ मैग्नेटाइज है, मान लो इतना मैग्नेटाइज था, आपने थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड है तो इतना मैग्नेटाइज हो, उसके बाद आपने उतनी ही और बढ़ाई, तो अब कम हुआ, फिर और कम हुआ, तो कितना ज्यादा उसमें मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक फील्ड लगाने से, वो डिपेंड इस पे करेगा कि पहले कितना मैग्नेटाइज था, इनिशियल स्टेट क्या थी। और अगर आपने नेगेटिव डायरेक्शन में लगाया, इसका मतलब ये नहीं है, अगर आप वहां पर कह रखा है हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने का मतलब जरूरी नहीं है वो उसको मैग्नेटाइज ही कर रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में लगाई तो मैग्नेटाइज कर रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में लगाई तो डीमैग्नेटाइज भी तो कर सकता है। तो बेटा इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज थी जो मैग्नेटाइज थी, अगर आपने सेम डायरेक्शन में लगाई तो बढ़ जाएगी उसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब मैग्नेट उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन लगाए तो घट जाएगा। मतलब आपने अगर एक सब्सटेंस को फेरोमैग्नेटिक वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसमें मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा या घटेगा? दोनों चीजें पॉसिबल हैं, दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं, क्योंकि वहां पर ये बोलना था किस डायरेक्शन में लगाए, वहां पर ये बोलना किस डायरेक्शन में लगाए। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। A soft ferromagnetic material is placed in an external magnetic field. सॉफ्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फेरोमैग्नेटिक को इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करा जा सकता है। तो कह रहे हैं द मैग्नेटिक डोमेन्स इंक्रीज इन साइज बट नो चेंज इन ओरिएंटेशन। क्या ओरिएंटेशन में चेंज आ सकता है? यस, बिल्कुल आ सकता है। क्या ओरिएंटेशन इधर से इधर नहीं हो सकती? क्या अगर बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा तो उधर नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो सकती है। तो गलत, हैव नो रिलेशन विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक। बकवास है भाई, ये तो बिल्कुल बेकार बात है। मैग्नेटिक डोमेन्स का उससे रिलेशन क्यों नहीं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। डिक्रीज इन साइज एंड चेंज ओरिएंटेशन। डिक्रीज तो तभी होगा जब अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। may increase or decrease in size and change its orientation। ये बात है। increase भी हो सकती है डोमेन्स और decrease भी हो सकती है। मैग्नेटाइजेशन increase भी हो सकता है, मैग्नेटाइजेशन decrease भी हो सकता है। तो मैंने बेटा आपको पैरा डाया फेरो लगभग पढ़ा दिया। एक पेपर दे दो। हाँ बेटा, कौन से क्वेश्चन तक हो चुका था मेरे दोस्तों, बता दो प्लीज यार। 7। हाँ तो बोलो यार। 7। हाँ तो 7 तक हो गया था। 8 बार में 2 पाई अंडर रूट f by 2 के टाइम पीरियड होगा, तो इक्वल की हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट 2 के बाय। कितने लोगों को लग रहा है कि पेपर में क्वेश्चन यार बहुत ही बेकार? ये बहुत टफ है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए करंट कितना आएगा जस्ट आफ्टर स्विचेस क्लोज। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो इंडक्टर वाली ब्रांच कैसा बिहेव करेगी? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो क्या उसको बनाने की जरूरत है? क्वेश्चन में अभी बनाने की जरूरत है। ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। मैंने वो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इन दोनों ब्रांच में इंडक्टर था, उसमें करंट जाएगा नहीं, तो हटा दिया उनको। अरे क्या हुआ? करंट कितना आएगा फुल बैटरी से? 9/4 मतलब 2.25। 2.25 बहुत ही बेकार। हाँ ना बोलो। डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की बराबर है। डी ब्रोगली वेवलेंथ पे देखिए लगातार हर पेपर में क्वेश्चन आता हुआ। डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर होने का मतलब क्या है दोस्त, बता दो दिलेश यार। मोमेंटम बराबर है। डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इक्वल टू h by mv। क्या होती है बेटा? लैम्डा इक्वल टू h by mv, h by p होती है बेटा।
तो बेटा p बराबर करने हैं, प्रोटॉन का मास अगर m होता तो अल्फा पार्टिकल का 4m होता है, तो इसलिए प्रोटॉन की वेलोसिटी 4 भी चाहिए होगी और अल्फा पार्टिकल की भी नहीं है। इसका मास m है, इसका 4m है, तो इसकी वेलोसिटी 4 और 1 के रेशियो में चाहिए। मैं खोलूंगा तो हाथ से पेन गिर जाएगा। ये 1:4 में था, तो वो 4:1 में तभी मोमेंटम बराबर हुआ एंड सभी डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर होगी, तो आंसर आएगा 4:1। ओरल क्वेश्चन था और फिर से क्वेश्चन नंबर 11 वही आता हुआ जैसा प्रदीप सर ने बताया था, समथिंग माइनस समथिंग ही आंसर आएगा। अब की अगर इस बार भी अगर आपने ये क्वेश्चन को लिख के सॉल्व किया हो तो बेटा मेरे बताने का कोई फायदा नहीं। कितने लोगों को लिखना ही नहीं पड़ा पेपर में क्वेश्चन? क्या आपको सिमिलैरिटी मिलने लग गई पेपर में ना? b1/2 b1/4। अच्छा, हर पेपर के बाद नंबरों में इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं है। इस बार कितनों के पेपर में मतलब कितनों का नंबरों में इंप्रूवमेंट आया? अच्छा, फिजिक्स के नंबरों में कितनों का इंप्रूवमेंट आया? फिजिक्स में आया नंबरों में इंप्रूवमेंट, तो हाथ उठाओ ना। मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर चल रहे हैं बेटा। यहाँ पर कुछ बच्चे रहे हैं जिनके मतलब जैसे ऐसे तो कुछ बच्चे हमेशा याद रहते हैं, वो हर बार मतलब मैं जब भी ये बात करता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो बच्चा प्रिंस याद आता है, शक्ति कपूर जिसको हम बोलते हैं शक्ति। उसके मतलब उसने मतलब कमाल मतलब जो बढ़िया मतलब हमने इंप्रूवमेंट देखा, हमने उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट बहुत ही कम बच्चों में देखा है यहाँ पे। मतलब बहुत ही गधा बच्चा था जब आया, मतलब हालांकि मेडिकल में था, तो पहले टेस्ट में 7-8 नंबर लिखा था। हर बार हर टेस्ट में, हर अगले टेस्ट में जो 10 नंबर होते थे अगली सीरीज में नंबर आते थे। 10 से 20 में आए थे, 20 से 30 में आए थे, 30 से 40 में आए थे, फिर अगले 40 से 50 में थे, कभी उसके नंबर घटे ही, है ना। और 7 नंबर से मतलब फाइनली मेंस में, वो उस टाइम की बात है जब मेंस में हम बोलते थे, मतलब सॉरी नीट में जब बोलते थे 500 के लिए तैयारी करते। आज तो हम 500 पे भी मतलब दिल्ली जैसे में तो कुछ नहीं मिलेगा, इनफैक्ट कोई भी कैटेगरी, तो मतलब तब 500 के लिए तैयारी करता था और वो उस टाइम पे 140 नंबर ले गया था फिजिक्स में, जब फिजिक्स में नंबर ही नहीं आते थे नीट में। ये तो अब नंबर आने लगे कि पेपर का लेवल फिजिक्स का ऐसा हो गया कि अब नंबर लाने लायक हो। पहले मतलब क्योंकि पहले एक लोगों के पास मैथ्स तो होती नहीं, तो आधी तो झंड इसलिए पड़ी थी। अब एलएक्स बनेगा तो उनको थोड़ा ना सोचने में आएगा, अगर एबी आया एलएक्स बनेगा तो ये थोड़ा ना उनको सोचने में आएगा, उनको तो एक्सवी का एलएक्स बस याद है। तो कंडीशन थोड़ी सी दयनीय होती। तो बस मैं आपको इतनी सी चीज कहता हूं, मतलब बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। और मतलब मेंस में तो यहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसे रहे जिनके लगातार इंप्रूवमेंट है। हर मेंस के एक पेपर के बाद दूसरे पेपर में नंबर बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान से करेंगे तो नंबर तो बढ़ेंगे। और पेपर्स को बहुत ध्यान से करेंगे। जैसे मैं जो पेपर आपको मैं दे रही हूँ उसको तो मैं 2-2 3-3 बार दिखाई दूँ, है ना, क्योंकि पता नहीं प्रिंट आउट करवाएगा मेरे को कोई खास भरोसा है नहीं। हालांकि कमांडर्स ने बोल तो दी शशि भाई को मंगाने के लिए, लेकिन एक उम्मीद थोड़ा कम है क्योंकि बहुत सारे काम होंगे वहाँ वैसे ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर में T कांस्टेंट है ना। और अब देखो बेटा, अब अगर वॉल्यूम डबल करिए, वही क्वेश्चन है वॉल्यूम डबल, इससे सिमिलरिटी क्या पाएंगे 2v1। तो इस वाले प्रोसेस वर्तन क्या हो जाएगा nRT ln2, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो माने RT ln2 हो गया माइनस समथिंग, RT ln2 माइनस समथिंग में आएगा। तो बेटा वो भी एक ही में है। और अगर मान लो इस ये वाला नेगेटिव बात निकालना भी हो, ये एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक में क्या बात होता है P1 माइनस P2 अपॉन गामा माइनस 1 P। मैं एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्तन लिख देता हूं। एडियाबैटिक का वर्क होता है P1 माइनस P2 अपॉन गामा माइनस 1, है ना। और इसको मैं कह सकता हूं nRT1 माइनस nRT2, nRT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, nR डेल्टा T नेगेटिव, क्योंकि T2 माइनस T1 डेल्टा T होता है अपॉन गामा माइनस। अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स को माने तो वर्तन क्या है R1 R डेल्टा T क्या है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है बेटा, अगर यहाँ पे P into V की जो वैल्यू थी वो PV थी, और यहाँ पे क्या P/4 into 2V हाफ हो गई। तो यहाँ टेम्परेचर T/2 और यहाँ T, तो nR डेल्टा T क्या है T माइनस T/2। तो n अच्छा माइनस nR डेल्टा T, तो T माइनस T/2 अपॉन गामा माइनस 1, तो माइनस R T/2 अपॉन गामा माइनस 1। तो RT ln2 माइनस R T/2 गामा माइनस। तो एग्जैक्ट ऑप्शन आ गया बेटा। पेपर में ऐसे कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर घर आके उसको अच्छे से कर लेना बड़ा ही जरूरी है।
X-ray tube is operated at 1.24 million volt shortest wavelength. EV equal to hc by lambda. EV equal to hc by, अरे कह दो आगे यार, EV equal to hc by lambda में, EV equal to hc by lambda में। और यहाँ से बेटा मेरे को अगर hc की जो वैल्यू होती है वो 1240 होती है ना, और ये कितना गिवन है 1240, ये इसमें है मिलियन वोल्ट में है। और अब बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगर मैं hc by lambda लूं और लैम्डा नैनोमीटर में हूं, लैम्डा किसमें निकाला है, नैनोमीटर में निकाला है, नैनोमीटर में तो है, सारे आंसर नैनोमीटर में, ठीक है। तो hc by lambda और ev, ये तो बेटा ये भी इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना पड़ेगा, ev तो जूल्स में एनर्जी होगी, q डेल्टा v तो वर्क हो गया है ना। तो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, e से डिवाइड करना पड़ेगा, e से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1.24 मिलियन, मिलियन क्या होता है 10 की पावर 6। अच्छा इतनी बात मालूम थी, मिलियन 10 की पावर 6 होता है 1000, और ये क्या है लैम्डा क्या है 10 की पावर -3। अरे कह दो आगे है, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही खतरनाक, देखते ही छोड़ो बेटा। y इक्वल टू a sin kx minus omega t ही ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन होती है। f of ax plus bt या f of ax minus bt ही होना चाहिए। कई बार याद आ रही है, जो यहाँ हो रहा है वही आगे होगा, जो fx हो रहा है t टाइम बाद f of x minus bt हो जाएगा। याद आ रही बात, अगर आपको bt है तो आगे किसका है या पीछे, तो बेटा लीनियर फंक्शन होना चाहिए x और t में, जो कि एक ही में है। अगर e की पावर ax plus bt या e की पावर ax minus bt होता तो भी इक्वली करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, which of the according to Bohr model in which of the following will the frequency be maximum, किस ट्रांजिशन मैक्सिमम होगी जिसमें एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा। एनर्जी डिफरेंस 1 2 में सबसे ज्यादा होता है, 2 3 में कम होता है, 3 4 में और कम होता है, 4 5 में और कम होता है, एंड सो ऑन। अब कह रहे हैं रेड से वॉयलेट कर दी तो बेटा फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, कंसेक्यूटिव फ्रिंज लाइंस विल कम क्लोजर। सही बात है, कह रहे हैं सेंट्रल राइट फ्रिंज विल बिकम डार्क। कैसी बात है, सेंट्रल तो मैक्सिमम ही रहेगा है ना। इनफैक्ट अगर व्हाइट लाइट यूज करो तो सेंट्रल वाला व्हाइट होता है, आसपास कलर्ड बैंड्स होते हैं है ना। फिर कंटीन्यूअस इल्यूमिनेशन पहचानते बेटा ये कब यूज करते हैं व्हाइट लाइट का सोर्स, जब सेंट्रल मैक्सिमा पहचानना होता है कहां पे। क्या रही बात। अगला 6th वाला क्वेश्चन, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, जो आपको पहला पेपर मिला था या दूसरा पेपर जो मैंने डिस्कस कराया था उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन था, कुछ पोर्शन कट कर रखा था और पूछा था बताइए सेंटर ऑफ मास बचे हुए पोर्शन का कहां होगा। क्या ये बातें याद आ रही हैं आप लोगों को? क्या मैंने क्वेश्चन कराया हुआ ऐसा? अच्छा उसके बाद भी ये क्वेश्चन कितने लोग नहीं कर पाए? बुरा लगता है ये बेटा। यही बस मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन पेपर जो करते जा रहे हैं, इनफैक्ट बेटा मैं आपको